हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में लंग्स के एनाटॉमिकल सेटअप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लंग्स का पोजीशन कैसा होता है, लंग्स किस तरह से आपके थोरेसिक केज के अंदर उसका लोकेशन है और वो किस तरह से अपने वॉल्यूम को चेंज करता है और वॉल्यूम को चेंज करने के वजह से ही हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, है ना। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर ये आपके थोरेसिक एरिया का ये पार्ट है, मान लिया जाए ये, और ये सपोज करो ये हमारा डायफ्राम है। ये डायफ्राम है और अगर इस तरह के बॉडी पार्ट्स का एक जो मिड सेजाइटल एक्शन होता है या मिड सेजाइटल सेक्शन जिसे कहते हैं, एक्चुअली मिड सेजाइटल सेक्शन जो बॉडी को इस डायरेक्शन में कट करता है, बिल्कुल एक कंप्लीट डायसेक्शन होता है बॉडी का ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में। तो अगर इस बॉडी को ऐसे कट किया जाए मिड सेजाइटल एक्सिस में, तो आप देखेंगे कि अब जैसे सपोज करो ये इसका सेक्शन वाला पार्ट में दिखा रहा हूं इस तरफ आपको। ये देखिए ये डायफ्राम है एक्चुअली, जो डोम सेप्ट होता है, थोड़ा कर्व सेप्ट होता है ये, है ना। और यहाँ देखिए ये मान लो ये हमारा स्टर्नम है। स्टर्नम देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टर्नम है और आपको पता है स्टर्नम हमारे बॉडी के वेंट्रल साइड में होता है। स्टर्नम का लोकेशन क्या बताओ? इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। और स्टर्नम के पीछे की तरफ उसे कहीं बड़ा स्ट्रक्चर है जिसका नाम वर्टिब्रल कॉलम है। तो अगर मान लो ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम का जो पार्ट थोरेसिक केज के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा होता है ना। और इसीलिए थोरेसिक केज कहा जाता है इसको। हम जाते हैं वी हैव 12 पेयर्स ऑफ we have 12 thoracic vertebrae and we have 11 pairs of a term called intercostal muscles। अब भाई उसका लोकेशन देखो कहां पर है ये। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम, मान लो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है यहां से यहां तक। तो वर्टिब्रल कॉलम का जो थोरेसिक वर्टिब्री होता है वो डॉर्सल साइड से थोरेसिक केज के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये मान लो वर्टिब्रल कॉलम का, और ये किधर प्लेस्ड है बताओ? ये डॉर्सली प्लेस्ड होता है, मतलब स्टर्नम के पीछे की तरफ होगा ये, है ना। और स्टर्नम और जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्री है ये भी बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं दोनों तरफ से, है ना। और उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं रिब्स। तो ये देखिए ये हमारा रिब है, देखो ये रिब्स दे जान रहे हैं आप। वी हैव टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। और ये जो रिब्स होता है, ये देखिए ये रिब्स देख रहे हैं आप। और रिब्स के जो दो रिब्स आपस में मसल्स से भी जुड़े होते हैं, उस मसल्स को कहते हैं क्या? इंटरकॉस्टल मसल्स। तो यहाँ देखिए आप ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। और ये मसल दो तरह का होता है, एक है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल हो गया, एक हो गया इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कहता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल ये उसका जो पोजीशन है उसके बेसिस पे ये नाम दिया गया एक्सटर्नल इंटर। जैसे ये दो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर इसमें से एक इंटरनल इंटरकॉस्टल है तो एक इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। और ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं टोटल, ये हमारे बॉडी में कितने होते हैं? 11 पेयर्स। तो देखो, तो वेंट्रल साइड से क्या है बताओ? हमारे पास जो होगा थोरेसिक केज जिसे कहते हैं। देखो ये जो पूरा एक पूरा ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, इसे रिब केज या इसको थोरेसिक केज कहते हैं। और देखो ये डायफ्राम है जो भी डोम सेप्ट है, थोड़ा कर्व सेप्ट होता है ये रेस्टिंग स्टेज में।
और कुछ ये देखो, जो स्टर्नम के साथ आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, ये एब्डोमेन में होता है और इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एब्डोमिनल मसल। कई तरह के एब्डोमिनल मसल्स भी होते हैं, जैसे रेक्टस एब्डोमिनल मसल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोर्सफुल एक्सहेलेशन। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे ही है इनहेल एक्सहेल में हेल्प करता है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो बेसिकली अगर मसल्स की बात करें कि कौन कौन से मसल्स रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, नॉट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो कौन कौन से मसल्स हमारे ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो देखिए, एक तो ये डायफ्राम हो गया, डायफ्राम को ही फेरेनिक मसल भी कहा जाता है। दूसरा हो गया देखो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, थर्ड हो गया इंटरनल इंटरकॉस्टल, और फोर्थ क्या है बताओ, हमारे एब्डोमिनल मसल्स। सो दीज आर फोर muscles involved in the process of breathing that includes the process of inhalation and exhalation. Clear? और ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो लंग्स होता है वो पूरी तरह से एक एयर टाइट चैम्बर में बंद है। आप कह सकते हैं जो हमारे लंग्स का जो एनाटॉमिकल सेटअप है, लंग्स पूरी तरह से एक आइसोलेटेड चैम्बर में बंद होता है। उस चैम्बर को क्या कहते हैं, थोरेसिक केज या उसको रिब केज कहते हैं। और इस थोरेसिक केज का, इस रिब केज का एक कांस्टेंट प्रेशर है जो चेंज होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और ये प्रेशर एब्डोमेन के एब्डोमिनल पार्ट से पूरी तरह से बताओ सेपरेटेड होता है। तो ये जो केज बना, एक जो बॉक्स बना, उस बॉक्स के अंदर हमारे लंग्स हैं। देखो, जैसे मान लो ये पूरा थोरेसिक केज है, तो आप देखिए ये हमारे इसमें लंग्स होते हैं। तो लंग्स पूरी तरह से इस थोरेसिक केज के अंदर एक बलून की तरह बंद है। थोरेसिक केज एक बाहर का हार्ड चैम्बर है और उसके अंदर ये एक एक्सपेंडेबल लंग्स का ये पार्ट प्रेजेंट होता है। थोरेसिक केज एक्सपेंड करता है तो हमारे लंग्स भी एक्सपेंड कर जाते हैं। थोरेसिक केज अगर मान लो वापस अपने पोजीशन पे आएगा तो लंग्स भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जो आपको शायद मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि जो लंग्स का जो मेम्ब्रेन है, देखो ये वाला जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। ये तो लंग्स है, लंग्स की कवरिंग को प्लूरा कहते हैं। तो लंग्स का जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है ये ऑलवेज थोरेसिक केज के वॉल के कांटेक्ट में होता है, चाहे आप इनहेल करें चाहे एक्सहेल करें, और ये प्रेशर की वजह से होता है। इंटर प्लूरल प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इन सब का क्या रिलेशन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। ठीक है, तो देखो जब आप इनहेलेशन की बात करते हैं, देखिए बिल्कुल जो बॉयल्स लॉ का जो रूल है वो यहां एप्लीकेबल है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, अगर मैं नॉर्मल इनहेलेशन की बात करूं, नॉर्मली आप इनहेल कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में होता क्या, देखो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्शन है, याद रखना इस प्रोसेस में क्या होता है, तो विल सी कॉन्ट्रैक्शन इन diaphragm and number 2 contraction in external intercostal muscle। अब यहां देखिए, तो जब आपके डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो देखो ये जो डायफ्राम आप ऐसे देख रहे हैं कि डायफ्राम अभी ये आर्क सेट है, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जो डायफ्राम है, देखो डायफ्राम का जो पोजीशन है वो ऐसे थोड़ा चेंज कर जाता है। ये जो डायफ्राम है ये थोड़ा फ्लैट सेट हो जाता है। जो पहले डोम सेट था वो क्या हो गया, फ्लैट सेट हो जाता है ना। और अगर आप देखें कि जो आपका ये जो थोरेसिक केज है, जो रिब केज होता है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये एलिवेट करता है। जैसे अभी ऐसे है, देखो ये अब ऐसे हो गया, ये भी ऐसे हो गया, देखो ऐसे, और
जो स्टर्नम है वो भी ऐसे देखो आगे ऊपर की तरफ एलिवेट होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपका पूरा का पूरा थोरेसिक केज है ये ऊपर की तरफ, मतलब आप कह सकते हैं ये फॉरवर्ड, मतलब आप कहते हैं ये बाहर की तरफ आता है एक्चुअली, है ना। आउटवर्ड कहते हैं, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ योर रिब केस, या इसको एलिवेशन कहते हैं, एलिवेशन ऑफ रिब केस, थोरेसिक केस। तो ये अब एक्सपेंड कर रहा है, थोरेसिक केज का एक्सपेंशन हो रहा है, उसका एलिवेशन हो रहा है एक्चुअली, और एलिवेट करेगा तो थोरेसिक वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और डायफ्राम क्या वो बताओ, वो नीचे की तरफ आया। तो आप ओवरऑल देखिए डायफ्राम का एक डाउनवर्ड मूवमेंट है, और थोरेसिक केज क्या हो रहा है बताओ, एलिवेट कर रहा है। और थोरेसिक केज में जो एलिवेशन हुआ, वो जो एलिवेट कर रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या लिखते हैं देखो, एलिवेशन कर रहा है ऑफ रिब केस। और we can say our rib cage moves outward in position। समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ देखो, जब थोरेसिक केज का जब साइज अब वॉल्यूम बढ़ा, अब देखो दो तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर देखें तो अगर डायफ्राम आपका फ्लैट हो रहा है तो आपके पूरा का पूरा अगर देखा जाए कि जो थोरेसिक वॉल्यूम है, ये थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में, है ना, ऐसे एक्सपेंड कर रहा है। ये क्या हुआ, ये हुआ एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, है ना। और अगर आपका रिब केज एलिवेट कर रहा है तो ये जो मूवमेंट है, ये कह सकते हैं, अब ये मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ऐसे। तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया डॉर्सो वेंट्रल एक एक्सपेंशन है ये, है ना। तो डॉर्सो वेंट्रल मूवमेंट किसका हुआ, रिब केज का। और डायफ्राम का जो मूवमेंट है ये एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में हो रहा है। और ये दोनों तरह के मूवमेंट का रिजल्ट क्या है, इंक्रीज इन द ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम। जो थोरेसिक एरिया है आपका, जो थोरेसिक वॉल्यूम है, वो एक्सपेंड करता है। और जब थोरेसिक वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, अगर देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसका, इस कॉन्ट्रैक्शन का एक ओवरऑल रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम। और थोरेसिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा, क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम के इंक्रीज करने के साथ साथ आपका लंग्स भी एक्सपेंड करता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो लंग्स का जो प्लीरा है वो हमेशा थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में है। तो अगर आपका थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो लंग्स का जो प्लीरा है वो भी थोरेसिक वॉल्यूम के साथ क्या होता है बताओ, अटैच फॉर्म में रहता है। और इसका कारण मैंने बताया था, जो हमारा जो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है, उस फ्लूइड का जो प्रेशर है वो भी चेंज करता है इस टाइम पे। तो क्या होगा, अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अगर आप देखें, अगर आपका थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और लंग्स वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो आप जानते हैं वॉल्यूम के बढ़ने से जो लंग्स का प्रेशर है, लंग्स प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। और ये किस प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर उसमें डिक्रीज करता है। ये कौन सा प्रेशर है, ये हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं इसको। ये हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है। ये क्या होगा बताओ, डिक्रीज करेगा। और अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, इसके डिक्रीज करते ही जो, और देखो अगर ये प्रेशर मान लो, ये प्रेशर आ गया अगर 759 mmHg पे आ गया मान लो, और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 mmHg होता है एयर का। तो ये प्रेशर अगर 759 पे आ जाए तो एयर आपका जो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप एक उसमें मूवमेंट है ना। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ दैट प्रेशर, एयर विल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन,
मतलब जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है वो हमारे लंग्स की तरफ आता है, और जैसे ये प्रेशर जब ये एयर आपके लंग्स में आएगा तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया बताओ? इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, मतलब हमारा इनहेलेशन का टास्क पूरा हो गया। तो इनहेलेशन के समय, नॉर्मल इनहेलेशन के समय, और इसे क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं, क्वाइट ब्रीदिंग में हम केवल हमारे बॉडी में केवल इन्हीं दो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और उसमें भी देखो डायफ्राम का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दिस डायफ्राम कंट्रीब्यूट्स 80% एक्सपेंशन इन द थोरेसिक वॉल्यूम, और ये जो ईआईसीएम होता है ये कंट्रीब्यूट करता है 20%। तो मेनली जो आप कह सकते हैं कि मेन जो हमारा इंस्पायरेटरी मेजर इंस्पायरेटरी मसल ये तो डायफ्राम ही होता है। एक हेल्पिंग मसल है जिसे आप कहते हैं, क्या बताओ? उसे कहते हैं आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और ये भी जानते हैं आप कि जो तो डायफ्राम का जो कंट्रीब्यूशन है, डायफ्राम प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ एब्डोमिनल, इसको रेस्पिरेशन भी कहते हैं, है ना? तो डायफ्राम का जो मतलब कंट्रीब्यूशन है, उसके कंट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? एब्डोमिनल रेस्पिरेशन कहा जाता है इसको, है ना? और जो थोरेसिक एक्सपेंशन है, जिसको थोरेसिक ब्रीदिंग कह रहे हैं आप एक्चुअली, तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग याद रखना, डायफ्राम प्रोवाइड्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एबी एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एंड दिस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स प्रोवाइड्स थोरेसिक ब्रीदिंग। थोरेसिक केज का जो एलिवेशन हो रहा है वो इसकी वजह से होता है। तो थोरेसिक ब्रीदिंग होता है और एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है। तो 80% तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है और 20% क्या होता है हमारा? थोरेसिक ब्रीदिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल इनहेलेशन। अगर मैं बात करूं अब नॉर्मल एक्सहेलेशन की, याद रखिएगा एक्सहेलेशन एक इलास्टिक रिकॉइल प्रोसेस कहते हैं। ये एक इलास्टिक रिकॉइल प्रोसेस है। वो क्या होता है? इलास्टिक रिकॉइल मींस कि जिस मसल्स में पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ या जो भी थोरेसिक वॉल्यूम पहले आपका चेंज हुआ है वो अपने नॉर्मल पोजीशन को गेन करेगा। और वो क्यों होता है? ये मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से होता है। जिस मसल में पहले क्या हुआ था कॉन्ट्रैक्शन, वो मसल अपने आप क्या करेगा बताओ? रिलैक्स करता है। तो सिंपली बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, याद रखना एक्सहेलेशन जो होता है ये होता है बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड द डायफ्राम। ये दोनों क्या करेगा बताओ? रिलैक्स करता है जो पहले कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में था। तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं जो आपका नॉर्मली जो एक्सपायरेशन करते हैं हम, वो पूरी तरह से एक पैसिव मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें किसी तरह के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ये पूरी तरह से पैसिव मैकेनिज्म होता है एक्चुअली। बट इनहेलेशन के समय हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो एक हमारा क्या है बताओ? वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है ना? अब मुझे बताओ, जब ये रिलैक्स करेगा तो जो चीजें वापस अपने कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होता है, उससे क्या होगा? डायफ्राम भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, और जो आपका रिब केज का जो एक्सपेंशन हुआ था वो भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, है ना? तो अगर आपका मान लो हमारा लंग्स पहले इस साइज का था, इनहेलेशन के समय लंग्स का वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज कर गया, मान लो गए, ठीक है, ये ऐसे इंक्रीज कर गया और ये वापस अपने इस पोजीशन पे आएगा। तो ये कब हो रहा था बताओ? इनहेलेशन के समय। और ये कब हुआ बताओ? वापस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, रेस्टिंग स्टेज में आ रही। ये हमारे लंग्स का इनिशियल वॉल्यूम है और ये लंग्स का वॉल्यूम है ड्यूरिंग इनहेलेशन। समझ में आ रहा है? तो लंग्स अपने नॉर्मल पोजीशन पे आता है, डायफ्राम वापस एक कर्व शेप में आ जाएगा, आर्क बना लेता है वो, और आपका जो
रिब केज एलिवेट हुआ था वो भी वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो फिर से थोरेसिक वॉल्यूम छोटा हो गया इन रेस्पेक्ट टू वी टॉक अबाउट इंस्पायरेटरी प्रोसेस, वॉल्यूम छोटा होगा। अगर थोरेसिक वॉल्यूम छोटा हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम भी छोटा होगा। लंग्स वॉल्यूम अगर छोटा होगा तो लंग्स का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर आपके लंग्स का प्रेशर अब पहुंच गया 761 mmHg पे, ये लंग्स का प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी 760 है, वो थोड़ी चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, अब एयर आपके लंग से क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इसे कहते हैं एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन के समय हमारा जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और इनहेलेशन के समय हमारा जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था वो क्या हो गया, बताओ, वो डिक्रीज कर गया था, है ना। और इसे कहते हैं क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग मतलब जिसमें यूज हो रहा है आपके डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। लेकिन जब आप फोर्स्ड ब्रीदिंग की बात करते हैं, हमें जब ज्यादा एयर की जरूरत है आपके लंग्स को, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग जब होता है, याद रखिएगा कि फोर्सफुल ब्रीदिंग में जो इनहेलेशन है, इनहेलेशन में उसी दो मसल्स का ज्यादा तेज एक्टिविटी है, कोई नया मसल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा उसमें, वही तो जो मसल्स हैं उन्हीं में ज्यादा तेज एक्टिविटी हो रहा है। लेकिन जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन होता है, याद रखिएगा, ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जब आप फोर्सफुली एयर को एक्सपेल कर रहे हैं बॉडी से, उस समय दो मसल्स और उसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, एंड दैट इज आवर एब्डोमिनल मसल एंड दैट इज आवर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। Several times this question is asked कि what is the involvement of the abdominal muscle and internal intercostal muscles? Remember, these muscles do not work during quiet breathing. These muscles contract only when once we talk about the forceful exhalation. तो forceful exhalation के समय इन दोनों मसल्स में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन, और हम एयर को काफी हद तक अपने बॉडी से बाहर रिमूव कर पाएंगे। फिर समझ में आ गया। तो याद रखिएगा ये है मसल्स का यूज कैसे होता है। और बुक में आपके वैसे एनसीईआरटी वगैरह में लिखा गया है कि वी कैनॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स डायरेक्टली। टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स वी नीड टू चेंज आवर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, ये होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से। और ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरह से आपके नर्वस सिस्टम से क्या बताओ, रेगुलेट होता है। जो न्यूरल एक्टिविटी हो रहा है, जिसका सेंटर आप जानते हैं हमारे मेडुला में होता है, इनहेलेशन का सेंटर, एक्सहेलेशन का सेंटर, है ना। तो व्हाटएवर वी टॉक अबाउट द चेंज ऑफ वॉल्यूम, सो वी कैनॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स डायरेक्टली बिकॉज ऑफ दैट एनाटॉमिकल सेटअप। वी कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स ओनली आफ्टर द चेंजिंग the volume of thoracic cavity, and that volume can be changed only with the help of contraction of the respiratory muscles, and that muscles is under control of central nervous system. That's fine. And that is also written इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इसको इंटर एल्वुलर या उसको एल्वुलर एयर प्रेशर भी कहते हैं। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में 1 mmHg ऊपर और नीचे आता है, और ये काफी ज्यादा, ये एनफ है। 1 mmHg का डिफरेंस जो है, इसी की वजह से हम इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं। दैट्स फाइन। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है, और इसे याद रखिएगा। जब ये एरो आप नीचे दिखा रहे हो, मतलब आपका इनहेलेशन हो रहा है, और जब ये एरो वापस ऊपर दिखा रहे हैं आप ऐसे, और ये जो आपका ये जो रिब केज है, ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है, तो ये आप क्या दिखा रहे हो, एक्सहेलेशन। तो ऐसे याद रखिएगा, एरो नीचे गया तो ये है इनहेलेशन, एरो वापस ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो गया बताओ, इसे कहते हैं एक्सहेलेशन। बुक में डायग्राम बनाया गया है, आप देखेंगे तो उसमें दिखाया जाता है कि डायफ्राम नीचे जा रहा है,
उसका मतलब क्या होता है? इनहेलेशन। और डायफ्राम वापस ऊपर डायरेक्शन दिखाया जा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? उसे कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ये था, इसको आप कह सकते हैं इट इज ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स एंड हाउ दैट lungs volume changes during the process of inhalation and exhalation.